Hello everyone, welcome back. So today as promised we'll be doing the test or knowledge questions from the study material which is given on page number 1.54. Okay, so let's start with the MCQ questions, matlab MCQs, and then we'll go to the descriptive questions. First of all, MCQ questions में we have first question as, in addition to a listed company, which other company is required to appoint a women director? लिस्टेड कंपनी के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी कंपनी होती है जिसको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट होती है? सो लेट्स रीड द ऑप्शंस फर्स्ट. अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 crore. अ कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹300 crores. Third, a company meeting both the parameters mentioned at A and B. Fourth, a company meeting any one of the parameters, that is either A or B. If you remember, when I was discussing about this provision of appointment of women director, I focused on the word that listed company के साथ साथ ऐसी दूसरी और कौन सी कंपनी है, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है, उस कंडीशन के बीच में एंड वर्ड दिया था या फिर और वर्ड दिया था. द रीज़न वॉज दिस ओनली कि जब MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दोनों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तब विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, या फिर दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा. तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको सेक्शन याद है तो उसमें लिखा हुआ था पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 crores और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 crores. सो इधर और वर्ड लिखा था, इसीलिए हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें और वर्ड दिया हुआ है. और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की वही लिमिट दी हुई है जो चाहिए होती है. ठीक है, अच्छा आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु हैज़ टेंडर्ड द रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड शैल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन डैश मंथ्स और विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजिग्नेशन. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो रिज़ाइन कर रहा है कंपनी से, उसकी जगह पर हमें जब न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए क्या लिमिट थी, कितने महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है. जब भी हम MCQs पढ़ रहे होंगे ना, स्पेशली इस वीडियो के लिए आप ध्यान रखना, जब भी मैं MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ आप पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को आपने सुन लिया है, अब आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए. आई विल रीड आउट दी ऑप्शंस ऑल्सो, उसके बाद आप पॉज करना, सोचना और फिर इसको रिज्यूम करके सुनना कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं. ठीक है, सो ए ऑप्शन है हमारे पास 1 month, सेकेंड ऑप्शन है 2 months, थर्ड ऑप्शन है 3 months और फोर्थ ऑप्शन है 4 months. Yes, the correct answer is 3 months. विमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेम लिखा था कि वो भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है तो इट शैल बी फिल्ड अप बाय द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months फ्रॉम सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर. सो 3 months इज द करेक्ट आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन. अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन डैश इज़ अ स्मॉल शेयर होल्डर. सो हमने जो पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए क्या लिमिट थी नॉमिनल वैल्यू की. ऑप्शंस आर ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000 एंड डी 20,000. लेट्स सी हु गिव्स इट द करेक्ट आंसर. येस, यू आर करेक्ट, द आंसर इज डी 20,000. Next, a person appointed as a director is required to give his written consent in form DIR2 dash to the company. Options are on or before his appointment as a director, within 10 days of his appointment as a director, within 20 days of his appointment as a director, or none of the above. Which is the correct answer? A person appointed as a director is required to give his written consent in form DIR2. Remember हमने beginning की क्लास में ही पढ़ा था ये, तो DIR2 आपको देना होता है on or before his appointment as a director. A is the correct option. Okay. Next, fifth question. In case the articles of a public company do not provide for the retirement of all the directors at every annual general meeting, अगर आर्टिकल्स जो हैं पब्लिक कंपनी के ऐसा नहीं प्रोवाइड फॉर करते कि सारे के सारे डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट हर एक AGM में होना चाहिए,
then not less than dash of the total number of directors shall be liable to retire by rotation. Option A 1/3, option B 2/3, option C 1/4 and option D 1/2. Tell me which is the correct option. Yes, your answer is right. यहाँ पर लिखा है liable to retire by rotation कितने होंगे, तो एटलीस्ट 2/3 विल बी लाइबल टू रिटायर. उसमें से 1/3 जाएंगे वो अलग चीज़ है, बट क्वेश्चन में पूछा था लाइबल टू रिटायर कौन से होंगे. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू डैश ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो ऑफिस होल्ड करता है कितने टर्म के लिए ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी. आई एम श्योर ये आप आंसर पक्का सही देने वाले हो. ए ऑप्शन इज 3 years, 3 consecutive years, बी ऑप्शन इज 4 consecutive years, सी 5 consecutive years and D none of the above. Yes, your answer is correct. The answer is 5 consecutive years. क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है? यस, हो सकता है. कितने के लिए हो सकता है? 5 consecutive years के लिए ही हो सकता है मैक्सिमम. Next, every company is required to furnish the director identification numbers of all its directors to the registrar within dash of the receipt of intimation regarding DIN from the directors. So DIN वाले provisions याद करने की कोशिश करो. उसमें क्या लिखा था कि जब डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट कर देता है कि उसको डिन मिल गया है, तो डायरेक्टर के इंटीमेशन के बाद कंपनी को आरओसी को इंटीमेट करना होता है फॉर्म कितने दिन के अंदर, उसको 15 डेज के अंदर अंदर करना होता है. तो ऑप्शन ए था 10 days, 15 days, 20 days, 30 days. तो राइट आंसर इज 15 days. यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है 15 days और 30 days में, क्योंकि 30 days का टाइम दिया था डायरेक्टर को कि वो कंपनी को इंटीमेट कर दे, फिर कंपनी को दिया था 15 days का टाइम. सो आंसर इज 15 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 lakh डिपॉजिटेड बाय अ प्रपोज्ड डायरेक्टर other than a retiring director shall be refunded to him if he gets more than dash of the total valid votes cast either on show of hands or on poll. आई एम श्योर आप इसका आंसर बिल्कुल ठीक देने वाले हो. तो इसके ऑप्शंस हैं ए 10%, बी 15%, सी 25% एंड डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज मोर दैन 25%. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th. An additional director appointed by the board of directors shall continue to hold the office up to the due date of the next dash. Additional director का जो tenure होता है वो कब तक होता है? First, board meeting. Second, annual general meeting. Third, extraordinary general meeting. Fourth, none of the above. Yes, you are right. The answer is B, annual general meeting. Next, a person is permitted to hold the office as a director, including any alternate directorship, in maximum 20 companies, of which maximum number of public companies in which he can be appointed as a director shall not exceed. Options are A 5, B 8, C 10 and D 12. ये तो बहुत ईजी है. आंसर इज C 10. टोटल 20 था 165 के हिसाब से, और उसमें से 10 पब्लिक कंपनीज. ओके, सो वी आर डन विद द MCQ क्वेश्चंस. आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट बिकॉज दे वर वेरी इजी. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, just think about it and then see the answer. Don't see the answer just after reading the questions. First of all, try to recall the provisions, try to recall कौन से sections इसमें लग रहे हैं, उसको apply करने की कोशिश करें, उसके बाद ही answers को देखना, ठीक है. So first question is, the Articles of Association of Rajasthan Toys Private Limited provide that the maximum number of directors in a company. So Articles of Association of Rajasthan Toys Private Limited. जब भी questions पढ़ो तो ध्यान रखो जो भी कंपनी का स्टेटस है, प्राइवेट है, कैसी है, उस चीज़ को मार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपको एग्जेम्पशंस किस केस में है वो चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 10. एओए में लिखा है मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. Presently, the company has 8 directors. Its board of directors desires to increase the number of directors from 8 to 16.
advise whether under the provisions of Companies Act 2013 whether the board can do so। तो आपको याद आ रहा हो तो ये हमने फर्स्ट सेशन में किया था, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, जहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम की बात लिखी हुई थी कि मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम को इंक्रीज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, एओए में लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, एओए को अमेंड करना पड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा। फिर उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी थी, पर क्या एग्जेम्पशन प्राइवेट कंपनी को थी या नहीं थी, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने एक एग्जेम्पशंस की अलग वीडियो रिकॉर्ड होगी, आपको नेक्स्ट कल ही आपको इसकी एग्जेम्पशंस की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एग्जेम्पशंस को याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। सो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो कल तक आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, कल वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको देखना, अपनी नोटबुक में उसको बनाना और आई एम श्योर आपका पक्का याद हो जाएगा। सो फर्स्ट वाला जो आंसर है उसके अंदर प्राइवेट कंपनी को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलो आई विल हेल्प यू आउट। कोई एग्जेम्पशन नहीं थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। अब ये बताओ कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कितनी थी। मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सभी के लिए 15, लेकिन एग्जेम्पशन थी। एग्जेम्पशन किसको थी, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन थी, और कौन सी कंपनी को एग्जेम्पशन थी, सेक्शन 8 कंपनीज़ को एग्जेम्पशन थी। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी तो ये है नहीं, तो मैक्सिमम वाला प्रोविज़न इस पर अप्लाई होगा। मैक्सिमम वाला प्रोविज़न अप्लाई होगा तो हमें देखना है पहले कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं एज़ पर दी सेक्शन। लेकिन अगर एओए में 10 लिखे हैं तो कितने हो पाएंगे, 10 ही हो पाएंगे। अब आपको 10 से 15 लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एओए को अमेंड करना पड़ेगा। एओए को अमेंड कैसे करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करोगे। अब आपने एओए को अमेंड कर दिया, लेकिन आपको 15 से भी एक्सीड करने हैं, मतलब आपको सेक्शन के भी बियॉन्ड जाना है, और सेक्शन में लिखा था अगर आपको 15 के बियॉन्ड जाना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होगी, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो लेट्स रीड द आंसर ऑल्सो। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 1.58। लेट्स रीड द आंसर साइमल्टेनियसली, जिससे कि ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप उसको अब सोचना कि जो जो आपने सोचा वो सही सोचा या नहीं सोचा। So under the section 149 subsection 1 of the Companies Act 2013, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors and shall have a minimum number of 3 directors in case of a public company, 2 directors in case of a private company and 1 director in case of 1-person company. The maximum number of directors shall be 15. The first proviso to section 149 subsection 1 states that a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. From the provisions of section 149 subsection 1 as above, though the minimum number of directors may vary depending on whether the company is a public company, private company, 1-person company, but the maximum number of directors is same for all the types of companies, that is 15 directors. So in the given case, since the number of directors is proposed to be increased from 8 to 16, the company will be required to comply with the following provisions. First of all, it will have to alter its articles of association as per the provisions of section 14 of the Act by passing a special resolution so as to increase the number of directors in the articles from 10 to 16. Also take the approval for increasing the maximum number of directors from 8 to 16 by means of special resolution passed by the members at a duly convened general meeting. I hope this is clear to you. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ADJ Limited has 10 directors on its board. 2 of the directors have retired by rotation at an annual general meeting. ठीक है, the place of retiring directors is not so filled up and the meeting has also not expressly resolved not to fill the vacancy. Since the AGM could not complete its business, it is adjourned till the same day in the next week at the same time and place. At this adjourned meeting also, the place of retiring directors could not be filled up and the meeting resolved not to fill the vacancy. आपको इससे कुछ याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा होगा। Yes, deemed reappointment of the retiring
डायरेक्टर, उसी का प्रोविज़न लग रहा है क्योंकि एक्सेप्शंस वाले में भी कवर नहीं हो रहा है, प्लस उसने कोई भी हमने मीटिंग में ऐसा रिजॉल्व नहीं किया है कि हम वैकेंसी को फिलअप ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो सारा आपका जो क्वेश्चन की इंडिकेशन है दैट इज़ टुवर्ड्स द डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 20 directors shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting. Yes, of course. What will be your answer in case at the adjourned meeting the resolutions for reappointment of these directors were lost? इससे कुछ याद आ रहा है कि आपने रेजोल्यूशन रखा लेकिन वो लॉस हो गया, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेप्शंस टू द डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला हमारा आ जाता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो ये उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था, इसीलिए इस केस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है. ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, वेदर सच डायरेक्टर्स कैन कंटिन्यू इन केस द डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल द एजीएम. क्या डायरेक्टर्स कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक डायरेक्टर्स एजीएम अरेंज नहीं करते. देखो, ऐसा कोई प्रोविज़न लॉ में था कि अगर डायरेक्टर्स एजीएम नहीं करते तो वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा. देखो, उसमें ये था कि आपको एजीएम तक रिटायर होना है. अब एजीएम नहीं की तो क्या रिटायरिंग डायरेक्टर्स को इस चीज़ का बेनिफिट देना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर एक लूप होल हो गया ना कि एजीएम नहीं कर रहे, जब तक एजीएम नहीं कर रहे उससे रिटायरिंग डायरेक्टर से जो जो उनको काम करवाने हैं वो करवाए जा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता. सो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर एक बार रीड करेंगे. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल्दो लॉ में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्यू डेट तक तो आपको एजीएम कर ही लेनी चाहिए थी. अब आपने नहीं की तो आप इस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले पाओगे. लेट्स सी आंसर क्या दिया हुआ है. रिटायरिंग डायरेक्टर व्हेन टू बी डीम्ड डायरेक्टर. So in accordance with the provision of Companies Act 2013 as contained in section 152(7)(a), which provides that if at the annual general meeting at which a director retires and the vacancy is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. Or if at that or if that day is a national holiday, then the next succeeding day would be the date for adjourned meeting. Section 152(7)(b) further provides that if at the adjourned meeting also the place of the retiring director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill up the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting, unless at the adjourned meeting or at the previous meeting a resolution for the reappointment of such director was put and lost, or he has given a notice in writing addressed to the company or the board of directors expressing his desire not to be re-elected or he is disqualified. ये सारे क्या दे दिए, एक्सेप्शंस दे दिए कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ये वो वाला प्रोविजन दे दिया. Therefore, in the given circumstances, answers to the asked questions shall be as under. In the first case, applying the above provisions, the retiring director shall be deemed to have been reappointed. यही हमने सोचा था, बिल्कुल सही है. Second, in the second case, where the resolutions for the reappointment of the retiring directors were lost, the retiring directors shall not be deemed to have been reappointed, क्योंकि lost हो गया. ठीक है, एक्सेप्शंस में कवर हो गया. Third, Section 152 subsection 6 clause C states that 1/3 of the rotational directors shall retire at every AGM. ठीक है, accordingly the directors will retire as soon as the AGM is held on its due date. जो डायरेक्टर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे एज सून कि जब भी AGM हो जानी चाहिए थी टिल द ड्यू डेट. Further, as per section 96 dealing with the annual general meeting, every company other than the 1% company is required to hold an AGM in each year. Hence, it is necessary for the company to hold the AGM where the directors liable to retire by rotation shall retire. In case AGM is not held till the last date on which it should have been held, the term of retiring directors ends on this last date and it cannot be extended till the new date when the AGM shall be held.
as the calling of the AGM is the duty and responsibility of the directors, they, by omitting to call the AGM on its due date, cannot take advantage of their own fault and by that means cannot extend their own continuance in the office for any period of their choice and as long as the holding of the next AGM does not take place. आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो जैसा कि हमने सोचा था. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स डू दैट. प्रिंस लिमिटेड डिज़ायर्स टू अपॉइंट an additional director on its board of directors. The articles of the company confer upon the board to exercise the power to appoint such a director. As such, मतलब ये चीज़ आपको ये लाइन पढ़ के ना याद और आ जाना चाहिए और लिंक हो जाना चाहिए सेक्शन 161 सबसेक्शन 1. As such, M is appointed as an additional director. In the light of the provisions of Companies Act 2013, examine whether M can continue as the director if the annual general meeting of the company is not held within the stipulated period and is adjourned to a later date. If you remember, तो additional director का tenure कब तक होता है? Till the due date or till the due date of till the AGM की date और due date of AGM whichever is earlier. तो इस केस में क्या वो बाद तक भी रख सकता है, बाद तक भी रह सकता है, कंटिन्यू कर सकता है एज दी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर? नो, ही कैन नॉट. कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स? क्या पावर अपॉइंट करने की एडिशनल डायरेक्टर को एक्सरसाइज की जा सकती है एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द मेंबर्स? अगर आपको सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 याद हो तो उसमें लिखा था कि जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और हमारा वैकेंसी फिलअप करना और एक और था नॉमिनी डायरेक्टर, तो इन सब के लिए डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर रहे थे. तो इस केस में क्या मेंबर्स कर पाएंगे एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट? नहीं. उसमें लिखा था अगर एओए पावर देता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? As the company secretary of the company, what checks would you make after M is appointed as an additional director? So as a company secretary की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें कंप्लायंसेस चेक करने होते हैं कंपनी सेक्रेटरी को? तो आप ये चीज़ देखो कि जो एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कैसे अपॉइंट होना चाहिए, कब तक टेन्योर होना चाहिए, किस केस में हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें ही कंपनी सेक्रेटरी को चेक करनी होगी क्योंकि जो कंप्लायंसेस हैं वही तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको चेक करने हैं. तो इसी के बेसिस पर हम इसका आंसर भी दे सकते हैं. सो लेट्स रीड द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. As per section 161 subsection 1 of the Companies Act 2013 provides that the articles of association of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director at the general meeting as an additional director at any time, and such director will hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which such annual general meeting should have been held, whichever is earlier. तो टेन्योर आ गया, ठीक है. सो इसके हिसाब से अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूँ तो एम के नॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर टिल द एडजर्न्ड एजीएम सिंस ही कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप ओनली अप टू द डेट of the next annual general meeting or the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier. Such an additional director shall vacate his office latest on the date on which the annual general meeting should have been held under section 96 of the Companies Act 2013. He cannot continue in the office on the ground that the meeting was not called within the time frame. Second point is the power to appoint additional directors vests with the board of directors and not with the members of the company. So जो additional directors को appoint करने की power होती है that is with the board of directors and not with the members of the company. The only condition is that the board must be conferred by such power by the articles of the company. Articles ने power दी होनी चाहिए, ये बस compulsory था, ऐसा कुछ नहीं था कि members करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा कंपनी सेक्रेटरी वाला पॉइंट है. सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई वुड पुट द फॉलोइंग चेक्स इन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्स अपॉइंटमेंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर. पहला कि उसके पास डिन होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है डिन की, तो पहले तो चेक करेंगे कि उसके पास डिन है या नहीं.
तो वो डिन को क्या करेगा, फर्निश करेगा और साथ ही साथ डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज director under the Companies Act. Now he must give his written consent in form number DIR2 on or before his appointment as a director, and ये consent आपको फाइल करनी पड़ेगी with the registrar within 30 days of his appointment. ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये कौन करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने चाहिए. इसका नेम जो है वो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी के अंदर एंटर हो जाएगा. तो जनरल से पॉइंट है, आपने देखे होंगे, बेसिक से हैं. पहला देखो डिन है कि नहीं है, दूसरा देखो कि जो डिन है वो उसको फर्निश करे प्लस साथ में डिक्लेरेशन दे कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है. तो डायरेक्टर बनने की रिक्वायरमेंट्स थी जो पूछ रहे हैं वही बता दिया इन्होंने. फिर दे बोल दिया कि रिटन कंसेंट दो DIR2 में और इसको फाइल करो. फिर अपॉइंटमेंट जो कौन करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, तो इस चीज़ को इंश्योर करो और उसका स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में नाम होना चाहिए. सो ये जनरल से पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी. तो वही सब चेक करना पड़ेगा जो आपको करना चाहिए. तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. सो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ. तो मिस्टर पी की डेथ हो गई, ठीक है. तो इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, कैजुअल वैकेंसी जो हुई है उसको फिलअप किया बाय अपॉइंटिंग मिस्टर सी एज अ डायरेक्टर ऑन 3rd of April 19, which was subsequently approved to the immediate next general meeting. ठीक है. कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 आपको याद होगा कि उसमें पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते, लेकिन फिर अप्रूवल कर लेना बहुत ज़रूरी होता है इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. Unfortunately, Mr. C also expired on 15th of May 19 after working for about 40 days as a director. The board now wishes to fill up the casual vacancy by appointing Mrs. C in the forthcoming meeting of the board. Board wish कर रहा है कि वो Mrs. C को appoint कर दे by filling up the casual vacancy by appointing Mrs. C. So advise करो कि क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है. पहली चीज़ तो ये देखो कि जब पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ था मिस्टर सी का, तो क्या वो सच्ची में कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हुआ था. यस, डेथ एक कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको फिलअप कौन करता है, सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 के हिसाब से बोर्ड ही फिलअप करता है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, लेकिन बाद में सी भी चला जाता है, तो सी का अपॉइंटमेंट क्या जनरल मीटिंग में हुआ था, नहीं, बोर्ड मीटिंग में हुआ था. तो अगर आपको सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 की फर्स्ट लाइन याद हो तो उसमें लिखा था कि जिस भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है जनरल मीटिंग के अंदर और उसके साथ कुछ ऐसा मिसहैप होता है या किसी भी तरह से उसकी वैकेंसी होती है ऑफिस की, तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं. बट यहाँ पर जो सी था उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी दैट वाज नॉट इन द जनरल मीटिंग बट इन द बोर्ड मीटिंग. सो इसका जो वैकेंसी अराइज होगी दैट वोंट बी सेड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी. ठीक है. सो इस केस में जो मिसेस सी अपॉइंट होंगी वो कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते. उनको जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो वो एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होंगी. ये पूरा सेक्शन की तरह ही क्वेश्चन है. ये हमने शायद एग्जाम्पल भी किया था या नहीं किया था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये प्रोविज़न क्लियरली उस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज़ आंसर को ध्यान से पढ़ो और सेक्शन को फिर से रीड करना अगर आपको याद नहीं आ रहा. बट इस चीज़ को ध्यान रखना कि जनरल मीटिंग में जब अपॉइंटमेंट होता है उस डायरेक्टर की ऑफिस वेकेशन होता है तब हम मानते हैं कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, नॉट इन एनी अदर केस. चलो एक बार आंसर रीड कर लेते हैं. सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड before his term of office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, be filled up by the board of directors at a meeting of the board, which shall be subsequently approved by the members in the immediate next general meeting. Further, any person so appointed shall hold the office only up to the date up to which director in whose place he is appointed would have held the office if it had not been vacated. In view of the above provisions, in the given case, the appointment of Mr. C in place of the deceased director Mr. P was in order. In normal course, Mr. C could have held his office as a director up to the date to which Mr. P would have held the same. However, Mr. C expired on 15th of May 2018 and again a vacancy has arisen in the office of the director owing to death of Mr. C, who was appointed by the board and approved by the members to fill up the casual vacancy resulting from P's demise.
vacancy arising on the board due to vacation of office by the director appointed to fill a casual vacancy in the first place does not create another casual vacancy as per section 161 subsection 4. Since ये section clearly mention करता है कि vacancy is created by the vacation of office by any director appointed by the company in the general meeting. Hence, the board cannot fill the vacancy arising from the death of Mr. C, who was appointed to fill a casual vacancy. The board may, however, appoint Mrs. C as an additional director. बोर्ड के पास पावर है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की. अगर एओए ने पावर दिया हुआ है तो हाँ वो कर सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दें under section 161 subsection 1 of the Companies Act 2013, provided the articles of association authorize the board to do so, in which case Mrs. C will hold the office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier. I hope this is clear. Let's move on to the next question, which is question number 5. So, this is given on page 1.57. Mr. John is a director of MNC Limited which had accepted deposits from the public. The financial position of MNC Limited took a southward turn and became bad to worse, and ultimately it failed to repay the deposits which fell due for the payment on 10th of April 18. ड्यू कब हुए थे? 10th ऑफ अप्रैल को हुए थे. पेमेंट नहीं की, किसकी पेमेंट नहीं करी? डिपॉजिट्स की पेमेंट नहीं करी. एंड सच रीपेमेंट हैड नॉट बीन मेड टिल 5th ऑफ May 19. मतलब 10th ऑफ अप्रैल तक करनी थी और एक साल बाद भी नहीं करी. एक साल बाद के बाद भी काफ़ी दिन हो गए. Another company, JKL Limited, wants to appoint the said Mr. John as its director at its annual general meeting to be held on 6th of May 19. You are required to state with reference to the provisions of Companies Act 2013 whether Mr. John can be appointed as a director of JKL Limited. So, section number 164 subsection 2, जिसके अंदर क्या लिखा था कि अगर कंपनी को डिपॉजिट्स रीपे करने थे और ड्यू डेट से एक साल या एक साल से ज़्यादा हो गया है और अभी भी पे नहीं किए हैं, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है डायरेक्टर की. तो डायरेक्टर किसी भी और कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर क्या वो JKL लिमिटेड में डायरेक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. सो लेट्स सी द आंसर, पेज नंबर 1.60, 5th क्वेश्चन at the end. Section 164 subsection 2b of the Companies Act 2013 states that where a person is or has been a director of a company which has failed to repay its deposits on the due date and such failure continues for one or more, then such person shall not be eligible to be appointed as a director of any other company for a period of 5 years from the date on which such company in which he is a director failed to repay its deposits. तो यहाँ पे लिखा हुआ है shall not be eligible to be appointed as a director of any other company. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. So in the instant case, MNC Limited has failed to repay the deposits on the due dates and the default continued for more than 1 year. So hence Mr. John will not be eligible to be appointed as a director of JKL Limited. I hope this is clear. Let's go to question number 6. Okay, so question number 6 is what? XYZ Limited is an unlisted public company having paid up share capital of 20 crore rupees as on 31st March 19 and turnover of rupees 150 crore during the year ended 31st March 19. The total number of directors is 13. ठीक है. Referring to the provisions of Companies Act 2013, answer the following. State the minimum number of independent directors that the company should appoint. Independent directors in case of unlisted public company के अंदर आपको टर्नओवर चेक करना पड़ता था, आपको पेड अप शेयर कैपिटल चेक करना पड़ता था और बोरिंग्स चेक करनी पड़ती थी. इनमें से एक भी लिमिट एक्सीड कर जाती थी या मतलब उस अमाउंट तक आ जाती थी, लिमिट कंप्लाई हो जाती थी, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. मिनिमम कितने? मिनिमम 2. सो इस केस में अगर मैं देखूँ, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़. तो यहाँ पर टर्नओवर भी एक्सीड कर रही है और पेड अप भी एक्सीड कर रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए.
हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन केस XYZ लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है. लिस्टेड कंपनी हो जाती तो उस केस में टर्नओवर वगैरह नहीं देखना होता, उसमें हमें टोटल स्ट्रेंथ को हमें इंडिपेंडेंट रखना पड़ता था, और अगर कोई फ्रैक्शन आता था तो फ्रैक्शन को हम क्या करते थे, 1 ट्रीट करते थे. सो यहाँ पे 13 का अगर मैं 1/3 करूँगी तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा. 4 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 5 इज़ दी minimum number of independent directors which is required to be appointed. So let's see the answer of this question as well. Question number 6. This is given on page number 1.61. Okay, let's do it. First point, जहाँ पर unlisted public company का ही केस है. तो according to rule 4 of the company's appointment and qualification of directors rules 2014, the following class or classes of companies shall have at least 2 directors as independent directors. The public companies having paid up share capital of 10 crore rupees or more, या फिर public companies having turnover of 100 crore rupees or more, या फिर the public companies which have in aggregate outstanding loans, debentures, deposits exceeding 50 crore rupees और 50 crore rupees. इक्वल टू नहीं है, याद रखना बोरोइंग्स में. अब इस केस में क्या हो रहा है, XYZ लिमिटेड की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप है 20 करोड़ और टर्नओवर है 150 करोड़. सो इसके हिसाब से उसके अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every listed public company shall have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors. The explanation to section 149 subsection 4 specifies that any fraction contained in such 1/3 numbers shall be rounded off as 1. In the present case, XYZ Limited is a listed company and the total number of directors is 13. Hence, in this case, XYZ Limited must have at least 5 directors because 1/3 of 13 is 4.33. Because there is a fraction, so there will be 5 directors which are minimum to be appointed as independent directors. Explanation to rule 4 of the company's appointment and qualification of directors rules 2014 clarifies that for the purpose of this rule, the paid up share capital or turnover of outstanding loans, debentures and deposits, as the case may be, as existing on the last date of the latest audited financial statements shall be taken into account. In the present case, it is mentioned that the paid up capital of XYZ Limited is rupees 20 crores as on 31st March 19 and turnover is rupees 150 crores during the year ended 31st March 19. It is therefore assumed that 31st March 19 is the last date of the latest audited financial statement. So क्योंकि हमें उसी दिन की फिगर्स लेनी होती थी तो ये assume कर लिया कि उसी दिन की फिगर्स mentioned हैं. I hope all the questions correctly and you enjoyed this question answer session of today, and if you liked it, give it a thumbs up, subscribe to my channel और क्या बोलते हैं, share the video if you liked it and share with your friends. और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर के एग्जाम्शंस को आप किस तरीके से याद कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. And every day I'll be uploading a video at sharp 7 PM. So be ready for it and और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं. Take care. Until then, stay safe, stay healthy and I'll see you soon. Bye bye.